सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि कोटे में कोटा उन जातियों के लिए जो कि आज तक वंचित हैं, और यह तभी लागू होगा जब राज्य सरकारों के पास डाटा होगा। तो कहीं ना कहीं तो जातिगत डाटा इकट्ठा करने की ही बात हो गई। यह तो फिर एक जले पे नमक के समान है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में तो ऐसे ही घमासान मचना वाजिब है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश परसों आया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सही है, और जिस सामाजिक न्याय और हक और हुकूक बैकवर्ड कम्युनिटीज को, SC STs को देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा कदम, ये बहुत अच्छा आदेश है, जिसके ऊपर पॉलिसी बना करके पूरे देश में और जहां जहां हमारी सरकारें हैं उन प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी, क्योंकि सामाजिक न्याय के असली हितैषी तो हम ही लोग हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई घमंड वाली बात है, ये इसलिए क्योंकि इसको चर्चात करके भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों की सरकार में केंद्र में और 7 वर्षों की सरकार में प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। जिस प्रकार से केंद्र आधारित जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, और उत्तर प्रदेश में भी जो स्कीम्स हैं, वो सारी बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के दी जा रही है, सबको उससे लाभान्वित किया जा रहा है। उससे प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेके चलने वाली है। और निश्चित तौर पर ये जो आदेश कोटे के अंदर कोटे का है, ये मैं समझता हूँ इसलिए अच्छा है क्योंकि इस अभी तक जो कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था, इसमें ये देखा गया है मूल रूप से कि कुछ ऐसी जातियां हैं, जैसे बैकवर्ड में 2-3 जातियों को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि बैकवर्ड का आज क्या, बैकवर्ड का यादव, कुर्मी, मौर्य, ये तो पर्याय बन गया है कि यही बैकवर्ड कम्युनिटीज है। इसके अलावा कौन कौन सी बैकवर्ड कम्युनिटीज है, अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होगा। SC कम्युनिटी में भी जाटों को अगर छोड़ दे, जिनको चमार कहा जाता है, अगर उस बिरादरी को छोड़ दे, तो आप ये बताइए कि और अन्य कितनी बिरादरियां हैं जिनको लाभ मिला है। और जो लाभ देने की बात मूलतः होती है, व्यापक स्तर पर जिसकी चर्चा होती है, वो लाभ देने की बात सरकारी नौकरियों में होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर एक ही कास्ट, एक ही बिरादरी के लोग बराबर उन नौकरियों का लाभ लेते रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे उस समाज के और जो वंचित लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा और वो और पिछड़ते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, ये जातियों के बीच में उप समूह राज्य सरकारों को ये अधिकार दे देगी कि इन जातियों में भी उप समूह बना करके, कैटेगराइज करके उनको भी आरक्षण देने का लाभ दिया जाए। और जो लोग अभी तक वंचित हैं, 500 से ज्यादा ऐसी जातियां हैं नीरज जी, जिनको अभी तक, आज तक उनके परिवार में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि जब ये आया है और इस पे हमारी सरकारें काम करेंगी, तो उन जातियों को भी लाभ मिलेगा जो आज तक मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रजन जी रुकिए, 10 साल से तो आप सत्ता में रहे हैं जी, आपने कितनी बार इस पे प्रयास किया है, और अभी एक जातिगत जनगणना की जब बात चल रही थी, इस पर आप तमाम दलीलें दे रहे थे, और कितनी साफ गोई से SC और ST में जो डिवाइडेशन की जो बात, डाटा कलेक्ट करने की बात हो रही है, इसको आप सहज स्वीकार कर रहे हैं। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि OBC में, अन्य लोगों में आपको दिक्कत क्या है, और इसमें आपने खुशी खुशी क्यों मानने का काम कर लिया। देखिए नीरज जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई विपक्ष का प्रवक्ता या विपक्ष का नेता इसको माने या न माने, ये उनके कहने के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, उन्हीं के आधार पे काम होता है। जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, इनकी आगे अगर एक मांग चिल्लाते रहे करते तो क्या वो मान ली जानी चाहिए? नहीं। सरकार की प्राथमिकता है समग्र विकास के लिए, वो उन्हीं पे काम करेगी और उन्हीं पे काम करती आई है। रही बात डेटा की, तो डेटा तो सरकार के पास बहुत बहुत बड़े स्तर पे है ही है। उसको सार्वजनिक करना ये एक अलग बिंदु है, और डेटा होना अलग बिंदु है। डेटा तो सरकारों के पास है ही है, हमारी सरकार के पास भी है, और जब कांग्रेस सरकारें थी उनके पास भी था। 2011 में कांग्रेस की सरकार जाति जनगणना कराई थी, डेटा तो आ गया था ना, तो डेटा तो है उनके पास भी था, उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। इतने ही हितैषी वो थे तो उसको लागू कर देते। PM और आपके फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दिया था कि जाति जनगणना के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, अगर उनको सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो उसके बहुत विध्वंसकारी परिणाम निकल आएंगे पूरे देश में। ये तो इनके स्टेटमेंट थे। तो जो ये राजनीति करते हैं विध्वंसकारी, तोड़ने की जातियों को, देखिए इनका एजेंडा क्या है कि 20% मुसलमानों को ये तो अपना वोट बैंक मानते हैं, उनको एज ए ब्लॉक यूज करते हैं। उसमें ये पसमानदा की, उसमें सिया सुन्नी की बात नहीं करेंगे, जबकि ये जग जाहिर है कि उनमें भी आपस में लेन देन, बहू बेटी का रिश्ता, खान पान, मस्जिदों में आना जाना, ये नहीं होता है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन वहां पर जातियों की बात ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ 80% जो हिंदू जातियां हैं उनमें जातियों का विभेद करने की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि 20% मुसलमानों को अपने साथ में रखो और 80% हिंदुओं में से 10-20% को तोड़ो और 30-35% ला करके। एक बात बताइए, चलिए रुकिए, सुन लीजिए।
जो आप विपक्ष को उपदेश दे रहे हैं, आजादी के बाद से पहली बार देश में देखा गया कितने बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री सरेआम मंचों से बोलता है कि हम ओबीसी हैं। उस पर तो पहले उंगली उस पर आप उठाना चाहिए। जाति को तो बढ़ावा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अब कैसे विपक्ष को आप कह रहे हैं? नीरज जी देखिए, जातियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम लोग जातियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद जो मोदी जी की सरकार 2014 से बनी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैकवर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति जो है देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचा हुआ है। आप मुझे बताइए, देश में कांग्रेस की सरकारें रही विगत वर्षों में, कितने बैकवर्ड प्रधानमंत्री बने? सारे पहले गांधी परिवार के लोग बने, उसके बाद इनकी पार्टी के अन्य लोग भी जो अगला उस चाहते थे वो लोग बने। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी शुभचिंतक थी बैकवर्ड की, इतनी शुभचिंतक थी माइनॉरिटी की, इतनी शुभचिंतक थी दलित की, तो किसी माइनॉरिटी, किसी दलित को, किसी बैकवर्ड को उन्होंने बना दिया होता अपना प्रधानमंत्री? नहीं बनाया। इनकी जो कांग्रेस पार्टी के जो महासचिवों की सूची है उसको उठा के आप देख लीजिए, ना मानिए गूगल कर ले सभी लोग यहाँ बैठ करके, कितने इन्होंने SC/ST बैकवर्ड लोगों को उसमें मौका दिया है। इनके प्रदेशों में जहां सरकारें हैं वहां पे कितने मुख्यमंत्री इनके बैकवर्ड SC जरा बता दें मुझे, एक भी जगह है क्या? इनके प्रदेशों में जहां सरकार है, जहां इनके प्रमुख सचिव है, उसमें कितने इन्होंने SC/ST बैकवर्ड कम्युनिटी से बनाए हैं, बताएं मुझे। अगर ये सच में ऐसी है तो ये करके दिखाते ना, इन्होंने करके तो नहीं दिखाया, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। हमने बैकवर्ड कम्युनिटी से, हमने अति पिछड़ी जाति से एक व्यक्ति को उठा करके हमारी पार्टी ने देश के शीर्ष स्थान में बैठाने का काम किया है, प्रधानमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में बैकवर्ड कम्युनिटी के यादव बरादरी से आने वाले मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तमाम उदाहरण है, आपको मिल जाएगी। तब तो इसलिए आप जातियों को, सुनिए मैं आता हूं, आपके पास आऊंगा, लेकिन तब तो जातियों को बढ़ावा देने का काम सरेआम आप कर रहे हैं और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, गिना आप रहे हैं, विपक्ष ने तो नहीं गिनाया। अमीन भाई मैं आपके पास आऊंगा, बोल लेता हूँ। देखिए, हम बढ़ाने का काम वास्तविकता पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि हम सबको बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको बढ़ाने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कोई भी दल हो, वो सिर्फ बात करते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ जातियों में बांट करके देश को बांटना चाहते हैं, वो जातियों को बढ़ाना नहीं चाहते, वो जाति का विकास नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ बात करते हैं और हम उस पर काम करते हैं। हमने बड़े बड़े पदों पे इनको पहुंचाने का काम किया है, संवैधानिक पदों पे इनको बैठाने का काम किया। भाई जब अगर जाति जनगणना की बात आप करते हैं तो मांग तो यही करते हैं ना, जाति जनगणना से आखिरी निकल क्या है, उनको आगे बढ़ाइए, तो वही तो हम कर रहे हैं पहले से, इसमें दिक्कत क्या है? अभी अमीन भाई ने ही आपकी बातों को भी बोला है कि सभी मुस्लिम ऐसा नहीं है कि एक तरफा वोट करते हैं। यह दावा भी भारतीय जनता पार्टी का सरासर जो निराधार है, इन्होंने दलील भी पेश किया। नीरज जी, मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात स्वीकार करता हूँ, कहता हूँ। यामीन जी अच्छे मित्र हमारे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो सकारात्मक राजनीति के वो है समर्थक। वो जो बात करते हैं वो कुतर्क नहीं करते, मैं उनके लिए इसकी सराहना करता हूँ। यामीन भाई ने जो बात कही अभी कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता या भाजपा को मुसलमान को बांटने या उसका विरोध करने की राजनीति भाजपा करती है। यामीन जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध करने की राजनीति नहीं करती। मैंने ये कहा था कि मुसलमानों को एक अपने तरफ खींचने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। अगर मुसलमान बिरादरी या मुसलमान धर्म का या संप्रदाय का हम विरोध करने का काम करते हैं, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो भी नीतियां, जो भी पॉलिसी, जो भी लाभ की चीजें चल रही, पॉलिसी जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ बिना भेदभाव दिया जा रहा है। और ये आंकड़े हैं कि सर्वाधिक लाभ मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिला है। तो विरोधी हम बिल्कुल नहीं है, हम समग्र विकास की बात करते हैं। एक मिनट रजन जी, एक सवाल ले लीजिए, रजन जी एक सवाल ले लीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है कि भाजपा की सरकार है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का विकास करती है, योजनाएं जो भी आती हैं सर्व समाज के लिए। पूरा बात सुनिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं पूरा बात सुन लीजिए। मैंने नहीं कहा विकास की बात है, जितनी योजनाएं आती है सर्व समाज के लिए आती है, सबके लिए आती है, और मुस्लिम समाज भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लेके बैठा हुआ। जब आप एक तरफ अपनी योजनाओं से विकसित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने मंचों से हिंदू मुसलमान पे क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब क्या है? मंचों से जो हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वैमनस्य पैदा करने का काम करने की एजेंडे से हम जाते हैं, लेकिन हम तो वो गले मिलने का भी बात नहीं करता है ना, हम वहां गले मिलने का भी काम नहीं करता है। जी, हम वहां पे उस बात का उल्लेख करते हैं
जहाँ पे कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ मुस्लिम बिरादरी के द्वारा किसी हिंदू समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई हमला किया गया हो, कोई अपराध कारित किया गया हो, जहाँ ऐसी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, उनका उसका उल्लेख करते हैं। विपक्ष इसको हिंदू मुस्लिम की बात कहता है, विपक्ष कहता है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अगर कन्हैया कुमार को, अगर देखिए नीरज जी, अगर कन्हैया कुमार को मारने वाला कोई मुसलमान था तो उसको मुसलमान ही कहा जाएगा ना, कितना कहे मुसलमान, बताइए मुझे। अगर उसको मुसलमान कहेंगे तो विपक्षी कहेंगे ये मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरी बात पे यामीन जी की दूसरी बात जी देंगे, मैं यामीन जी की दूसरी बात पे आ रहा हूँ, जो इन्होंने कहा था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC/ST के लिए आया है वैसा ही बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए भी आना चाहिए। तो यामीन भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST के लिए इसलिए आया है क्योंकि अभी तक जो 2004 का चुनाव वाला केस था उसमें जो आदेश आया था उसके आलोक में ये बात स्थापित हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी इस प्रकार के कोटा के अंदर कोटा या इस प्रकार के आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो सदन से ही वो चीज आगे आ सकती है। इसलिए ये संवैधानिक बेंच से आया है और संवैधानिक बेंच ने ये जो इसमें आदेश में कहा है कि राज्यों को इसका अधिकार मिल रहा है, तो पहले राज्यों को इसका अधिकार नहीं था। पहले था कि केंद्र की सरकार ही SC/ST के आरक्षण के ऊपर कोई कानून बना सकती है, कोई फेरबदल कर सकती है, राज्यों को नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को ये दायित्व दे दिया है, उनको ये परमिशन दे दिया है। अब जब SC/ST में कोटे के अंदर कोटा बनाने की परमिशन को सुन लीजिए रजन जी, उन जातियों को समूह बनाने की जब परमिशन राज्य को मिल गई है SC/ST में, तो अब इसी के साथ में जब इस पे काम होगा तो बैकवर्ड कम्युनिटीज में भी उप समूह बनेंगे और उसमें भी जो लोग वंचित है, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो चाहे हिंदू समाज के हो, जो लोग वंचित रहे जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको उस समूह में ला करके आरक्षण का लाभ देने का काम सरकारें करेंगी, केंद्र सरकार भी करेगी, राज्यों की सरकारें भी करेंगी। इसलिए ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बढ़िया है, हम तो चाहते थे। अरे भाई आप तो चाहते थे ना, तो आप चाहते थे तो ये बतलाइए कि आरक्षण का विरोध अभी तक क्यों कर रहे थे? आप क्यों जनगणना का विरोध कर रहे थे? आप अगर चाहते थे कि आरक्षण का विरोध कभी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं कभी नहीं किया आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अरे पांडे जी भाजपा के ही बहुत सारे नेताओं के बयान है, जरा आप सुन लीजिएगा मोबाइल में खोल के, आपको मिल जाएंगे। किसी नेता की बात को आप भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कह सकते रमाकांत जी, सरकार की बात नहीं कह सकते। तो किसकी बात? सरकार इसके पक्ष में है, सरकार इसके विरोध में नहीं है। और सरकार इसके विरोध में अगर होती तो अभी तक जो अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं उसमें 8 में से 5 संशोधन जो किए हैं, जो 5 संशोधन जो संविधान में किए हैं उसमें जो 8 किए हैं उसमें से 5 जो है SC/ST OBC के लिए किए हैं, आरक्षण के लिए किए। आप उठा के देख लीजिए, अगर केंद्र सरकार इसके विरोध में होती तो ये काम नहीं करती। आप कहते हैं कि आपके सांसद जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो नहीं माना जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं, तब तो उनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। क्यों भाई भाजपा के क्यों निकालते हैं? कांग्रेस के बहुत लोग ऐसा करते हैं, केजरीवाल की पार्टी के बहुत लोग ऐसा करते हैं, सबको निकाल देती है क्या? वो तो व्यक्तिगत राय है सभी लोगों की। एक बात और अभी माननीय पांडे जी ने कही, तो अभी मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम लड़की तस्लीम थी, उसने वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, तो भरी सड़क पर उसने जो है 8 चाकू मारे, वो तड़पती रही, लोग बचाने की कोशिश करी कि तुम्हें भी मारूंगा, और वो अपने चैलेंज देता रहा, पूरा वीडियो है। लेकिन मुसलमान अब इतना वो तो मालूम है कि अभी मैं जरा कुछ कह दूंगा तो बुलडोजर बाबा आ जाएंगे, इसके घर तो बुलडोजर नहीं जाएगा, इसने मुस्लिम लड़की पे चाकू मारा है। तो फिर यहाँ सदन के अंदर जो है ये बात आ जाएगी 18 आदमी है, 2 ही लोगों का नाम लिया जाएगा। मतलब हर तरफ से माइनॉरिटीज को दबाने का काम एक पूरे देश में जो मुहिम चल रही है उसका अगर नुकसान उठा रहा है तो एक वर्ग, एक समुदाय मुस्लिम उठा पा रहा है, हर जगह उसी को टारगेट बनाया जाता है। रजन जी आखिरी फाइनल कमेंट आपसे ही, आपने सुना दोनों लोगों की बातों को, तो आप। यामीन जी मैं आपके लिए कह रहा था कि आप बहुत कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं और आप सिलेक्टिव राजनीति करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आपने मध्य प्रदेश की तो उदाहरण दे दिया, लेकिन आप या आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग या राहुल गांधी को मैं अगर नाम लेके कहूँ तो वो, प्रियंका गांधी जो नारी हूँ लड़ सकती हूँ ये कहती है, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अभी घटना हुई जिसमें मोहित खान ने 2.5 महीने तक 75 दिन तक एक नाबालिग बच्ची 12 साल की बैकवर्ड क्लास की बच्ची का बलात्कार कंटिन्यू किया, उसने उसके साथी ने गैंगरेप किया और उसको प्रेग्नेंट किया, 2 महीने से वो प्रेग्नेंट है, उस पर किसी का स्टेटमेंट नहीं आता, ये बहुत दुखद है। देखिए यामीन जी आप समझदार व्यक्ति हैं, मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप जब मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे तो आप इसकी भी जिक्र करें, लेकिन आपने यहाँ पर भी
वही राजनीति से प्रेरित बात कह दी जो आपने इसका जिक्र नहीं किया। आपने गोमती नगर की घटना के 2 लोगों के नाम की बात कर दी, लेकिन आपने मोहित खान का नाम नहीं लिया, आपने राजू खान का नाम नहीं लिया। ये बहुत दुखद है, मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ। अगर मैं अयोध्या का जिक्र करता तो निश्चित रूप से मुझ पर मोहित खान को बचाने का आरोप लगता। मैं डिबेट में निंदा कर चुका हूँ, कड़ी कार्रवाई की मांग कर चुका हूँ। नहीं, आप बचाने का आरोप क्यों लगता? आप ये कहते हैं कि उसने गलत काम किया है, वो गलत है, उसने बहुत दुस्साहसिक कार्य किया है, सजा मिलनी चाहिए, उसने पांचवी कार्य किया है, उसको जेल जाना नहीं, उसको दंड मिलना चाहिए। आप कहते हैं, मैं विरोध नहीं करता, मैं स्वागत करता आपका, खुले हाथ में बहुत ज्यादा स्वागत करता। उसने समाज विरोधी किया, मैंने हर डिबेट में कहा है, हर डिबेट में कहा है। चलिए आप देर आए दुरुस्त आए, यही अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस भी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और जो आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट से निकली है, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो या हमारे जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहां पे कड़ाई से इस पे अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे कि जो अति पिछड़ा, जो अति दलित, जो अति वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। जातियों में उपसमूह बनेगा, तो उस उपसमूह बनाने की योजना से जो कुछ 2-4 जातियां घड़ियाल बन के बैठी है और सरकारी योजनाओं का, सरकारी नौकरियों का लाभ लेती रही है दशकों से, वो पीछे हटेंगी और नए लोग जो अति पिछड़े हैं, जिनको अभी तक कभी भी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है, जिनको अभी कभी आज तक सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिला है, वो आगे आएंगे, उन्हें मौके मिलेंगे। और जो लोग आज तक संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे नीचे कनिष्ठ उसकी ग्रुप सी की नौकरियां हो, उनमें जिनको मौका नहीं मिलेगा, हर जगह उनको मौका मिलेगा। इसके साथ एक सुझाव भी मैं देना चाहता हूं सरकारों को, वो ये है कि जो व्यक्ति आज तक किसी भी सरकारी नौकरी में ग्रुप ए या ग्रुप बी में, ग्रुप सी की बात मैं नहीं इसलिए कर रहा क्योंकि ग्रुप सी में बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस तरह नहीं वो अचीव कर पाते हैं, लेकिन कम से कम प्राथमिक तौर पे ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी में जो लोग नौकरियां पा चुके हैं, उनको उनके परिवारों को तत्काल आरक्षण की श्रेणी से बाहर करना चाहिए, उनको जनरल कैटेगरी में लाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि जैसे बीएल पुनिया को आरक्षण मिला, तो क्या जरूरी है तरुण पुनिया को आरक्षण मिले? उनके पास क्या कमी, वो सांसद है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रुप ए ग्रुप बी में पीछे लोग हैं, उनको मौका मिले। नीरज जी, ऐसी फेरिस्त कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी होगी। भाजपा में इसकी फहरिस्त जो है कांग्रेस से ज्यादा सत्ता पक्ष में पड़ी हुई है। और मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा की बात मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ नीरज जी, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जो लोग इस श्रेणी का लाभ ले चुके हैं, उनको इस श्रेणी से बाहर निकाल के जनरल कैटेगरी में लाना चाहिए। 50% में सिर्फ उन लोगों को रखना चाहिए जो लोग अभी तक मौका नहीं पाए, अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं पाए। ठीक है, यह तो 10 साल से सरकार थी, कुछ करके एक नजीर पेश कर दी होती तो यह डिबेट कराने की चर्चा ही नहीं होती। आपको नजीर के मामले में मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, नजीर इसलिए पेश कर रही है क्योंकि 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, शायद उसके पास आंकड़े नहीं थे, लेकिन जो परसों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके पास प्राइमरी डेटा रखा गया होगा, उसी के आलोक में ये निर्देश दिया गया है। और एक चीज मैं बता दूं, सुन लीजिए, और डेटा सार्वजनिक करना, इन दोनों में सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने से आप बोलिएगा, मुझे कंप्लीट कर लीजिए। डेटा सार्वजनिक करने का जो परिणाम है, जो उसका जो डिसएडवांटेज है, मैं उसका 2 बातें बोल दूं 10 सेकंड के लिए। डेटा सार्वजनिक किया जाएगा अगर, जैसे मंडल कमीशन की जब रिपोर्टें लाई गई थी बाहर, तो वो लागू कर दी गई, लोगों को लाभ मिल रहा है, कहां तक मिल रहा है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आई वो बाहर तो जनता उसको समझ पाई या नहीं समझ पाई। जनता व्यापक स्तर पर समझ पाने में नाकाम रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि देश सालों तक जलता रहा। देश में सालों तक आगजनी, लड़ाई, मारपीट, कत्लेआम होता रहा, जिसको संभालने में बहुत समय लग गया। और जातियों के अंदर जब जातियों का डेटा बाहर लाया जाएगा, तो ये मत समझिए कि अगड़ों से पिछड़ों में झगड़ा होगा, नहीं, ये पिछड़ों और अति पिछड़ों में, दलित और अति दलित के अंदर दंगा होगा, उनके बीच में बैलेंस पैदा हो जाएगा, जिसकी आग में देश बहुत व्यापक तौर पर चलेगा। नीरज जी, इसलिए चलेगा क्योंकि 70% आबादी हमारे देश की जो है वो SC/ST बैकवर्ड कम्युनिटीज की है। जब 70% लोग आपस में लड़ेंगे तो समझिए क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और इसकी मांग कांग्रेस पार्टी इसलिए करती है क्योंकि राजीव गांधी जी तक कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो सत्ता के लिए काम करते थे, सत्ता में कैसे पहुंचा जाए इसके लिए काम करते थे। लेकिन 2004 के बाद जो कांग्रेस काम कर रही है, वो कांग्रेस देश के लिए नहीं काम कर रही है, वो पश्चिमी ताकतों से प्रेरित होकर उनके इशारे पे काम कर रही है। अब ये इटालियन गवर्नेंस के अंदर
वो काम कर रहा है और देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसी मांग करते हैं कि देश अब और बड़े स्तर पर चले। हमारी ताखिर में आकर यह कर दिए कि हाँ, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई नहीं, SC ST की 70% आबादी में दंगा होने को है, लड़ाई होगी। जिस 2004 की घटना वहां पे आदेश की आप बात करते हैं, अगर आप देश के प्रति इतने सचेतक के तौर पर होते तो 4 से 14 की जो कांग्रेस की UPA की सरकार थी, थर्ड क्लास की सरकार थी, थर्ड क्लास की पार्टी कांग्रेस, तभी 2014 में आप आए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इसमें कोई उपवर्ग नहीं है, सभी जातियां एक वर्ग समूह के हिस्सा हैं और सबको समान भाव से उसमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन 2014 से लेके 2024 तक एक भी बता दीजिए ना कि आपने उसका अनुपालन किया हो। आप कहिए कांग्रेस को गलत, लेकिन आपने कितना सही किया? कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा इस चीज को, विपक्ष ने तो नहीं कहा कि दंगा हो जाएगा, लेकिन दंगा का अभिप्राय और दंगा का पूरा मूल तो आप बता रहे हैं। हमारे देश के अंदर संविधान से देश चलता है। मैं अब समय का अभाव हो चुका है, मैं 30 सेकंड केवल दूंगा रमाकांत जी को, उसके बाद शो का शो को। नीरज जी, अगर जातियों के अंदर जातियों की शुरुआत 2014 में कर दी गई होती तो यही विपक्ष के जो दल है यही गला पकड़ लेते हमारा। वो कहते ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सुन लीजिए, आप उस समय नहीं कर सकते। आप, मैं क्या बोला हूँ आपको, मैंने ये बोला 14 से अभी तक क्यों नहीं किया? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि मैंने क्या बोला? मैं आज की तो बातें नहीं कर रहा हूँ। तब आप कहते हैं मुझे स्वीकार है। ये कितने लोगों को लाभ मिला, ये सूची दी गई सुप्रीम कोर्ट को इनफॉर्मल तौर पर, तभी ये आदेश आया। वरना जो 2004 में आदेश था एम्स न्याय के मामले में, उन्होंने सबको ये सब माना, उन्हें लगा था उसमें तो सबको मिल रहा है, एक साथ मिलना चाहिए। उसमें तो कहीं मतलब उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया है। 12 लोगों ने याचिका दिया था, सरकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इस चीज को जानकारी रख लीजिए। 12 लोगों की याचिकाओं के आधार बातें भी होती है। 12 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद, ठीक है, समय नहीं, रजन जी समय हो गया, रजन जी समय ज्यादा हो गया, रजन जी समय ज्यादा हो चुका है। तो रजन जी मैं समय के अभाव को देखते हुए यामीन जी को मैंने नहीं दिया। मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे भी इसमें डिबेट हम कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात है, इसमें कर लेंगे। देखिए रजन जी सुन लीजिए, समय ज्यादा हो चुका है, नहीं तो हम यामीन जी को भी बुलवाते 30 सेकंड, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। सबसे उसमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक एक भी बता दीजिए ना कि आपने उसका अनुपालन किया हो। आप कहिए कांग्रेस को गलत, लेकिन आपने कितना सही किया? कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा इस चीज को, विपक्ष ने तो नहीं कहा कि दंगा हो जाएगा, लेकिन दंगा का अभिप्राय और दंगा का पूरा मूल तो आप बता रहे हैं। हमारे देश के अंदर संविधान से देश चलता है। मैं अब समय का अभाव हो चुका है, मैं 30 सेकंड केवल दूंगा रमाकांत जी को, उसके बाद शो का शो को। नीरज जी, अगर जातियों के अंदर जातियों की शुरुआत 2014 में कर दी गई होती तो यही विपक्ष के जो दल है यही गला पकड़ लेते हमारा। वो कहते ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सुन लीजिए, आप उस समय नहीं कर सकते। आप, मैं क्या बोला हूँ आपको, मैंने ये बोला 14 से अभी तक क्यों नहीं किया? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि मैंने क्या बोला? मैं आज की तो बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जो 4 का आदेश था ईवी चिनैया के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी वर्ग समूह एक हैं, इसमें कोई उपवर्ग नहीं है। तो आज तक आपने कुछ नहीं तो मैं इस प्रकरण को, ये आरक्षण के कितने लाभ ले रहे हैं, 200-250 से ऊपर में विभिन्न चैनलों पर इस आवाज को उठा चुका हूं कि कितने लोग लाभ ले रहे हैं। अगर आप उपवर्ग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जितने लोग पा रहे हैं उनमें आरक्षण की सूची है, या सबको समान भाव से आप आरक्षण दे दिए होते, लेकिन आप इस पे रोके हैं। 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना निर्देश देता, आदेश देता, तब आप कहते हैं मुझे स्वीकार है। ये कितने लोगों को लाभ मिला, ये सूची दी गई सुप्रीम कोर्ट को इनफॉर्मल तौर पर, तभी आदेश आया। वरना जो 2004 में आदेश था एम्स न्याय के मामले में, उन्होंने सबको ये सब माना, उन्हें लगा था उसमें तो सबको मिल रहा है, एक साथ मिलना चाहिए। उसमें तो कहीं मतलब उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया है। 12 लोगों ने याचिका दिया था, सरकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इस चीज को
जानकारी रख लीजिए। 12 लोगों की याचिकाओं के आधार पर बातें भी होती है, 12 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद, ठीक है, वो तो चीजें कोई भी सरकार अगर सही काम करी होती है किसी फील्ड में, कोई भी व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तीसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। अगर बढ़िया से हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती और उपवर्ग का करने की बात सुप्रीम कोर्ट बोलता ही नहीं। ठीक, रमाकांत जी, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड। देखिए, अभी तो मैं पांडे जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा अगर डाटा सार्वजनिक हो जाएगा तो खूब लड़ाई होगी, दंगा होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, ये होगा वो होगा। पहले भी देश में हो चुका है, देश जलता रहा। मणिपुर 2 साल से चल रहा है, वहां पे हालांकि ये कुछ नहीं कर पाए। अब दंगा होगा, इसकी भविष्यवाणी रंजन पांडे और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए कर रहे हैं कि देश के अंदर कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा दंगा कराने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, पार्टियों को तोड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, एनसीपी को तोड़ के 2 फाड़ करने का काम, आपस में लड़ाई कराने का काम, शिवसेना को तोड़ के 2 फाड़ करने का काम, आपस में लड़ाई कराने का काम, तमाम जगहों पे राज्य की सरकारों को तोड़ करके 2 फाड़ करने का काम, उनमें लड़ाई कराने का काम देश के अंदर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय झगड़ालू पार्टी है। रजन जी समय हो गया, रजन जी समय ज्यादा हो गया, रजन जी को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी, रजन जी समय ज्यादा हो चुका है। तो रजन जी मैं समय के अभाव को देखते हुए यामीन जी को मैंने नहीं दिया। मोदी जी सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे भी इस पर डिबेट हम कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात है, इस पे कर लेंगे। देखिए रजन जी सुन लीजिए, समय ज्यादा हो चुका है, नहीं तो हम यामीन जी को भी बुलवाते 30 सेकेंड, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है, इस आदेश का सब लोग चाहते हैं कि इसका अनुपालन बढ़िया से किया जाए, और बढ़िया से करने के बाद अगर देखा जाता है तो जो आवाजें बार बार उठती थी कि देश के अंदर आरक्षण का लाभ लेने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग पाए और कितने वंचित रहे हैं, सरकार तो कोई भी नहीं कर पाई। यूपीए की सरकार 2004 से 14 तक की और 14 से 24 तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने देश की जनता और SC ST OBC और सबके साथ अगड़ों के साथ छल किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST के लिए, SC ST को जो यह दिया जा रहा है अधिकार, राज्य सरकारों को डाटा कलेक्ट करने के लिए, देखते हैं कितना सफल होता है, या सुप्रीम कोर्ट को फिर अपने चुनौती को स्वीकार करते हुए फिर इसमें अपने कोई नए आदेश को देने की जरूरत न पड़े। यही हम लोगों की कामनाएं हैं। इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए समय नए विषय के साथ।